जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आईएएस चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज 9 बजे मैं उपस्थित हो गया हूं। 9 बजे आपकी सीसैट की क्लास रेगुलर चल रही थी और आज उसी टाइम पर सीसैट की क्लास ना करा करके मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इधर मैं देख रहा था कि बहुत कम बच्चे इधर लाइव हो रहे थे और जो हम लोग चाह रहे थे कि आपके लिए यूजफुल क्लास बनेगी वो संभवतः नहीं बन पा रही थी। तो आज मुझे उस मुद्दे पर भी बात करना है कि जो 3 घंटे की मैराथन चल रही थी, क्या उसमें टाइम कम कर दिया जाए, क्या उसकी टाइमिंग चेंज कर दी जाए, क्योंकि जब तक आप लोग आपके फ़ायदे के लिए कराया जा रहा है और आप लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। और वो क्लास पूरी तरह से जो सीसैट की क्लास थी पूरी तरह से फ्री थी। ठीक है। तो एक बार सारे लोग कंफर्म करें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। और आवाज़ कंफर्म करने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूँ। ठीक है। और शानदार क्लास रहेगी तभी आप जुड़ेंगे, हमें पता है। और इधर भी आपको एक खुशखबरी की बात बता दें कि आज हमारी टेक्निकल टीम ने इस क्लास को दोनों जगह लाइव किया है, जीएस क्रैकर पर भी। और आवाज़ नहीं आ रही है सर जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी देखते हैं कितने लोगों को आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपका कहीं माइक म्यूट तो नहीं है, मोबाइल। हेलो, देखिए जरा आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार कंफर्म कर दीजिए। सारे लोग तो कह रहे हैं आ रही है। सूर्य प्रताप बोस जी, कहीं अपना मोबाइल तो नहीं आपने जो है बहुत कम आवाज़ में रखा है? सही आ रही ना? तो आज हम लोग एक बहुत शानदार क्लास पे चर्चा करेंगे। आज तो ये टेलर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी व्यवस्थित क्लासें अभी स्टार्ट होने वाली हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर जो है हमें मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, किस तरीके से हम इसमें लगेंगे, तो हमारी पूरी टीम रेडी है और आपके लिए बेहतरीन मेंस की आंसर राइटिंग के साथ में। लेकिन प्रॉपर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं किसी भी जो है जीएस के किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर, किसी चैप्टर पर, या निबंध लेखन करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको समस्याएं झेलनी पड़ती, बहुत सी चीज़ें, बहुत से टर्म्स, बहुत से शब्दावली आती हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं। आज हम लोग उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारी बेसिक क्लास एक छोटी सी क्लास रहेगी, बहुत बड़ी नहीं रहेगी। तो उस क्लास के साथ हम लोग जो है फिर अपनी इन क्लासों को प्रोसीड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मेंस की आंसर राइटिंग अभी तक फिलहाल कोई नहीं कराता, जो कराते हैं सारे के सारे पेड कराते हैं। और पेड और हमारी फ्री क्लासों की तुलना करिएगा। मैं एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा आपको कि मैं आज ही एक बहुत बड़ा चैनल है उसमें हिंदी की क्लास देख रहा था, और हिंदी की लेटर ड्राफ्टिंग की कल क्लास कराई गई है। मैं नाम नहीं लूँगा, ध्यान रखिएगा, आप समझदार हैं, आप समझिएगा, देखिएगा जाकर के, हर जगह देखिएगा। और उस मतलब उस लेटर ड्राफ्टिंग की क्लास को मैंने देखा, तो मतलब आप समझिए कि आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश के शासन के अधिकारी द्वारा चेक किया जा रहा है कॉपी, उत्तर प्रदेश की पत्रावली को आपको जो है लिखना है, और वहाँ पर कहीं और जगह की पत्रावली डिस्कस की जा रही है, और वो थोड़ा सा उसमें कहीं तो बड़ा मतलब उहापोह की स्थिति में गलत चीज़ें। डायरेक्ट गलत बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि सही क्या गलत क्या है, क्योंकि आप इतने समझदार हैं। और किस तरीके से आपको चीज़ें हम दे रहे हैं, किस तरीके से और संस्थान दे रहे हैं, आप सब जगह देखिए। और सही क्या गलत क्या, क्योंकि आपको चाहिए सफलता, और सफलता अगर आपने गलत पढ़ा तो गलत लिखेंगे, सही पढ़ा तो सही लिखेंगे। नुकसान किसका होगा? ना तो मेरा होगा, ना तो किसी संस्थान का होगा, ना तो किसी टीचर का होगा। आपको अगर इतना गलत मतलब अगर गड़बड़ हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना? तो खैर ये एक छोटी सी सूचना रही। आज हम लोग मेंस की आंसर राइटिंग के प्रमुख शब्दावलियां चर्चा करेंगे कि किस तरीके से उन शब्दावलियों को आप देखते हैं और कैसे कैसे ये चीजें आती हैं, तो आप इन पे क्या लिखना चाहते हैं, ये क्या मांगता है एग्जामिनर, और आप इसको क्या समझते हैं और किस तरीके से लिखते हैं। जैसे बहुत सी बार क्वेश्चन आता है क्या कि क्वेश्चन लिखा होगा पूरा, फिर लास्ट में लिखा होगा स्पष्ट करिए, फिर जो है एक दूसरा टर्म्स होगा प्रकाश डालिए, उल्लेख कीजिए, वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए, व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए, संदर्भित कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आलोक में व्याख्या कीजिए, आकलन कीजिए, विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए। ऐसी ढेर सारी शब्दावली आती हैं। कम से कम 20 से 25 शब्दावली प्रचलित हैं। ठीक है ना? हैं तो बहुत, आप कहेंगे सर ये तो इतनी ज्यादा हैं, अब इनको सबका अगर हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको आपको कैटेगराइज कर लेना है। जैसे अभी मैंने आपको निबंध लिखाने की बात की, तो आप इतना शानदार निबंध लिख रहे हैं, शानदार निबंध लिख रहे हैं,
तो उसमें क्या करते हैं, एक ही चीज सब कुछ लिखते हैं, मतलब एक ही, हर एक निबंध का एक ही फॉर्मेट है। क्या आपने कहा कि सर बिल्कुल, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको जो है बताने की कोशिश करता हूं कि 3 फॉर्मेट पे आप निबंध लिखते हो। 3 फॉर्मेट में कैसे कि एक आपने कहा भूमिका, दूसरी कहा आपने जो है मेन बॉडी, और तीसरी आपने कहा निष्कर्ष, है ना। पूरा का पूरा निबंध इसी में खत्म हो जाता है। नो डाउट यही 3 स्टेप आप हर एक जो है हर एक आंसर पे रखेंगे, हर एक जीएस के उत्तर में रखेंगे। लेकिन सर जी आपसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा रहे हैं किसी चैनल पर, नहीं ऐसा नहीं है सूर्य प्रताप बोस जी, लोग मेहनत करेंगे आपके लिए बहुत अच्छी क्लासें वो भी दे सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मतलब अब कल ही आप शाम मीटिंग देख लीजिए, है ना। तो अब इस समय पर ध्यान रखिएगा, अभी हमारी धुआंधार क्लासें फ्री आपको 3 महीने मिलेंगी, और अभी हमारे साथ कई फैकल्टी और इंडिया की टॉप फैकल्टी हमारे साथ शामिल हो रही हैं। और हम लोगों का एकदम उद्देश्य है कि इस बार पार ही पार, एक बार आपसे सफलता लेंगे फिर अपने कोर्स को बेचेंगे, एकदम खुला सा उल्लेख है। एक बार सफलता लेंगे आप लोग खुद फिर प्रचार करेंगे, अरे सर हमारा तो हो गया, है ना। मिठाई खाते हुए फोटो खिंचवाएंगे, आपसे बुलवाते हुए फोटो खिंचवाएंगे, और अपना लठ दिखाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, और फिर डालेंगे, फिर प्रचार करेंगे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें करेंगे हम भी, लेकिन पहले आपके साथ जो हम न्याय कर सकते हैं, जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतना करेंगे। और मैंने एक बात बोली थी आपको कि इतनी मेहनत हम कर जाएंगे आपके लिए कोई दूसरा कर ही नहीं पाएगा। और ये सारी चीजें मैं अगर आपको बता रहा हूं तो इनको बैठ करके पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, फिर तुलना करनी पड़ती है, और जगह से सोचना मतलब निकालना पड़ता है, तब आपको सही चीज पहुंच पाती है आप तक। अगर मैं एक बुक ले लूं और एक बुक का उठाऊं और फिर बांचना शुरू कर दूं, दूसरी बुक में कुछ और लिखा हुआ है, वास्तव में शासन में कुछ और पत्रावली प्रचलित है, तो आप कहेंगे सर ये वाली फली बुक का है। लेकिन मेरी क्लास कभी आपको किसी बुक से नहीं बता सकते, किसी भी बुक से नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें अनुभव भी शामिल है, और अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है जो कि आपको नंबर दिलाती है। बिल्कुल, स्माइली क्वीन कह रही हैं कि सर हम पहले सिलेक्शन लेंगे फिर आपकी कोचिंग को फेमस करेंगे। बिल्कुल फेमस करोगे, तभी हम चाह भी रहे हैं, तभी आप करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आज से डर खत्म, लेखन प्रारंभ। अभी तक जो लोग नहीं लिख पा रहे हैं और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो आज से लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग उन सारे पॉइंटों पे चर्चा कर लेंगे। उड़ान 2.0 भी आपके पास में है, और सिल्वर बैच भी जो है सिल्वर और समर्पण दोनों है। देखिए बहुत सी चीजें होती हैं कि उनको समझना होता है, फिर आंसर लिखना होता है। वैसे ये क्लास समीक्षा अधिकारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीसीएस के लिए है ना। तो अब ये ना समझिएगा कि समीक्षा अधिकारी वाली छोड़ के चले जाएं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निबंध भी इसमें हम बताएंगे कि निबंध में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। और जीएस के जो टिप्पणी होती है, जो 150 शब्दों में लिखना होता है, जो 200 शब्दों में लिखना होता है, आईएएस में जो 250 शब्दों में लिखना होता है, उनको आप कैसे समझेंगे, कैसे सोचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्लास को स्टार्ट करें, इन शब्दावलियों को बताएं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहूंगा, ठीक है ना। ये पीडीएफ है 2023 के पीसीएस की, ठीक है ना। टेक्निकल टीम जरा देखिएगा, बच्चों को कोई असुविधा ना हो देखने में सुनने में, क्योंकि व्हाइट पेज भी लगा हुआ है। देखिए ये निबंध आया था 2023 के पीसीएस के पेपर में। तो यूपी पीसीएस 2023 मेंस का ये जो है क्या है, मेंस का ये पेपर है। सुरता बोझ कह रहे हैं कि इतना फ्री में क्लासें चल रही हैं, पूरा क्लास नहीं हो पा रहा है, हम पीछे हो जा रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, पीछे नहीं होंगे आप, निश्चिंत रहिए, हम आपके साथ में हैं। तो यहां पर क्या आपने ऐसे को देखा कि ये पेपर आपके सामने अगर रख दिया जाए, तो अभी जो पेपर का आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो क्या इन क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आप लिख पाएंगे निबंध में। जैसे निबंध आया था चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, ठीक ना। तो एक सेक्शन आपका साहित्य से क्वेश्चन आता ही आता है। महानगरों में वृद्धों की समस्या, ये क्वेश्चन आया था। भारत के लिए G20 के नेतृत्व की निहितार्थ। अब 3 में से एक आपको लिखना है। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। अगर आपने भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ, मतलब कि G20 में जो नेतृत्व करता रहा है भारत, उसके निहितार्थ क्या है, उसका मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, भारत ने क्यों इस जो है G20 का नेतृत्व किया था, इसके निहितार्थ पूछा गया है। तो आप बताना आपको है कि भाई सारे देश के लोग यहाँ आएंगे, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल
जो है लोग आएंगे और यहाँ पर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट मिलेगा, और जब इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट मिलेगा तो देश का विकास होगा, ठीक ना। इसीलिए भारत ने G20 को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की थी, बहुत ढेर सारा खर्च किया था। लेकिन इसको अगर आप नहीं भी लिख सकते क्योंकि करंट से रिलेटेड है, तो आपके पास में एक निबंध यहां से आ जाएगा, महानगरों में वृद्धों की समस्या, ठीक ना। इसको भी आप बहुत इजीली लिख पाएंगे, जब एक बार क्लास देख लेंगे तो 100% ये लिख पाएंगे। चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, अगर हिंदी वाले हैं तो आप यहां से इस क्वेश्चन को भी उठा सकते हैं। उसके बाद इसका दूसरा सेगमेंट था, दूसरा सेक्शन था, उसमें आप देखिए अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, ये टेक्निकल से आ गया। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं, हमने अभी 3 निबंध आपको लिखाए हैं, 3 निबंध में ये सारी नई संभावनाएं इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये निबंध आराम से अभी एक आपको लिख सकते हैं। भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, इसको भी आपको बताना है, ठीक है ना। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव क्या है, ये पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट क्या है, और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये पीसीएस का पेपर था, जिसमें कि कम से कम अभी आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है ना, जहां तक मैं मानता हूं। और जब आप सब कुछ कर लेंगे तो आप पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट क्या है, हमने पर्यावरण प्रदूषण पे, ग्लोबल वार्मिंग पे निबंध जो लिखाए थे, उसको लेकर के आप यहां भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपको सीधे सीधे कहा था, कभी सीधे सीधे क्वेश्चन हो सकता है नहीं मिले, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कंटेंट्स आपके पास पूरा होगा, बस लिखने की जो मौलिकता है, जो कला कौशल है, वो आपको सीख लेना है। अगर वो आप सीख लेंगे तो 100% चाहे जो निबंध आ जाए, मैटर आपको पता है, थीम पता है, आप सारे निबंध आप लिख दें, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, निबंध के बाद जो सबसे मेन हम लोगों को देखना है वो आज जीएस का देखना है। सामान्य हिंदी का होता है, बहुत इजीली हम सारे सामान्य हिंदी के जितने भी सेगमेंट हैं इनको हम सारे पढ़ाएंगे आपको, और बहुत इजीली प्रैक्टिस कराएंगे, और बहुत अच्छे से आप इनको सीखेंगे भी और करेंगे भी, ये गारंटी है। साथ में हम आते हैं इस पे जीएस पे। जीएस का पेपर इसी के नीचे लगा हुआ है, ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट है, ठीक है ना। अब ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट है, तो इसमें जो है पहले सेगमेंट होगा हिस्ट्री का, ठीक है ना। आप देखिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका, और पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले दिया होता है, एक जो है सूचना दी हुई होती है, जरा इसको जो है इसको पढ़िएगा। अनुदेश में कुल 20 प्रश्न होते हैं पीसीएस के मेंस के पेपर में, और 2 खंड में होते हैं, 10-10 के खंड में होते हैं। एक 125 शब्दों में लिखना होता है, दूसरे को 200 शब्दों में लिखना होता है। सारे क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं, कोई क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब पूरे लिखने हैं, और ये पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपके सामने ये दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन आ गया क्या, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। अब समझिएगा, यहां पर पूछा गया है क्या, वैदिक साहित्य का परिचय पूछा गया है। दूसरे वाले में देखिए, आज मुझे क्वेश्चन लिखाना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझाना है कि आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि सबसे जड़ी जो मेन जड़ है वो यही है समझना। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खान के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। अब क्या योगदान रहा है सर सैयद अहमद खान का, टिप्पणी आपको बतानी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका की विवेचना कीजिए, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर परिचय दीजिए, टिप्पणी करिए, विवेचना करिए, ठीक है ना, फिर टिप्पणी करिए, इस तरीके की शब्दावली आएगी, और कहीं मूल्यांकन करने को आ जाएगा, है ना। तो कौन कौन से शब्दावलियां आपसे पूछी जाएंगी, संक्षिप्त टिप्पणी। तो अधिकतर देखिए 150 शब्दों में लगभग टिप्पणी पूछी गई है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर हमें छोटा आंसर लिखना होगा तो उसमें सिर्फ टिप्पणी की ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे ना, टिप्पणी वाले क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। और अगर हम 200 शब्दों वाले में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन है जिनको आपको 200 शब्दों में लिखना है, इनका नंबर आपको 12 नंबर मिलेगा, और उसमें आपको 8 नंबर मिलेगा। इसमें क्या है कि नागर शैली के मंदिरों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब विशेषताओं का वर्णन करना है, आयामों को रेखांकित कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, प्रभावित किया, इसको किस प्रकार से प्रभावित किया है, ये प्रभाव आपको दिखाना है, मूल्यांकन कीजिए। तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि छोटे आंसर जब लिखाता है कमीशन तो टिप्पणी लिखाता है, और बड़े आंसर जब कराता है तो उसमें मूल्यांकन कराता है, अपने विचार प्रस्तुत कराता है, कुछ इस तरीके के। आज इन सारे टर्म्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक चीज मैं आपको और यहाँ पर इसी पेपर में चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, क्योंकि वो मेरा सेगमेंट है और मैं आपको उत्तर प्रदेश बहुत शानदार तरीके से लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो जरा एक बार वहां भी देख लीजिए क्या ऐसे ही आते हैं। देखिए ये सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी आप सरसरी निगाह से देखिए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना, निहितार्थों को समझाइए, चुनौतियों को बताइए, ठीक है ना, अंतर बताइए, विवेचना कीजिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है, जरा यूपी का देख लीजिए, फिर मैं आपको जो मेन हमारा आज का बिंदु है उस पे आते हैं।
पेपर चौथा है, ये एथिक्स का पेपर है। देखिए इसमें भी आपकी जो है सारी चीजें, क्वेश्चन सारे यहाँ पर हैं। अब आ गया उत्तर प्रदेश का मुख्य परीक्षा का पेपर, जो फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल अभी आप पढ़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश को पढ़ने के लिए आपका 5वां पेपर आ गया। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल जो साथी हमारे साथ पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना है। क्वेश्चन पहला ही देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति प्रक्रिया तथा उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के सेगमेंट 5वें पेपर का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। फिर नीचे और क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राजनीति में इनके महत्व को प्रकाश डालिए। फिर उसके बाद निर्णय के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। प्रकाश डालिए, व्याख्या करिए, विवेचना करिए, ठीक है। विवेचना देखिए, विवेचना, टिप्पणी, यही क्वेश्चन में सारा का सारा यही होता। अब एक चीज समझिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश की भूमिका की विवेचना करिए। अब आपको असहयोग आंदोलन पता ही होगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, कौन कौन से इसके जो है सहयोगकर्ता थे, किसने इसको स्टार्ट किया, किसने इसको आगे बढ़ाया, क्या इसके परिणाम रहे, क्यों इसको स्टार्ट किया गया, ये सारी चीजें आप टीचर से पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते समय जो टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा। लेकिन अब इसकी भूमिका की विवेचना करेंगे, ये आपका विवेक बताएगा। ये टीचर ये नहीं पढ़ाएगा, वो ये बता देगा कि हाँ असहयोग आंदोलन इस डेट को प्रारंभ हुआ, इसलिए प्रारंभ हुआ, ये परिस्थितियां थी, ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक ये परिस्थितियां थी, इनका ये जो है इवेंट्स रहा, ये परिणाम रहा, सफल हुआ, असफल हुआ, ये टीचर बता देगा। लेकिन विवेचना कौन करेगा? ये आप करेंगे, और ये टीचर नहीं बताता, अमूमन टीचर नहीं बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब प्रॉपर आंसर राइटिंग करेंगे तब बताएंगे। हम लोग आज इन्हीं पॉइंटों पे चर्चा करेंगे और बहुत शार्ट में बहुत सोचेंगे कि बहुत जल्दी आपको जो है सब चीजें हम बताएं। हमने आपको बताया प्रश्न की प्रकृति एवं प्रश्न के प्रकार, ठीक है ना। किस प्रकार की प्रश्न की प्रकृति होगी और कितने प्रकार से आपके पास पेपर ये आएगा, क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे कृपया सभी लोग लाइक कर दें। हाँ भाई, ये तो बनता है ना, दायित्व तो है आप लोगों का कि लाइक जरूर कर दें, क्योंकि डिसलाइक करने वाले भी बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा तरीके से ना। तो यहां हमने आपको कहा कि भाई हमको प्रश्न की प्रकृति एवं प्रश्न के प्रकार बताने हैं। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपको ज्ञान बहुत है, लेकिन ज्ञान के साथ में प्रश्न की जो प्रकृति है अगर उसको आपने समझ लिया तो फिर आप आंसर बहुत अच्छा लिख पाएंगे। मतलब कि आपसे जैसे भूख लगी है, आपको भूख लगने में कभी आप कहते हैं कि भाई हमको लड्डू खिलाओ, रसगुल्ला खिलाओ, कोई कहता है खाना खिलाओ, रोटी खिला दो, चटनी रोटी खिला दो, समोसा खिला दो यार थोड़ा सा पेट भर जाएगा। तो भाई भूख तो लगी है, खाना भी है, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना कि मुझे समोसा खिला दो, तो समोसा खिला दो, मतलब हमको मत खिलाइएगा, एक बात कह रहे हैं। वही स्थिति यहां पर है, प्रश्न की प्रकृति आपको पता होनी चाहिए। लिखना तो है, कंटेंट भी आपके पास में है, लेकिन अगर आप प्रकृति नहीं पता होगी आपको तो प्रश्न गलत, उत्तर गलत हो जाएगा। यही आपको मुझे समझाना है, क्योंकि बहुत से साथी इसमें पीसीएस के लिए हैं और जो है आरओ के लिए हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये मेरी खुद की वो है, मेरी खुद का इन्वेंशन है, इसको कहीं किसी बुक से, कहीं किसी टीचर से कोई मतलब तुलना मत करिएगा। मैं ये सोच रहा हूं कि आपको सरल शब्दों में किस तरह से मैं इस चीज को समझा दूं, और समझाने के बाद अपने रास्ते पे आप चलें, तो ये सारी चीजें अनुभव से आप सीखें और आपको लगे कि हाँ यार सर ने तो ऐसे बताया था। मैंने इन सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में 3 चीजें इनसे निकाली हैं। क्या कि क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद, पिछला जो मेंस का पेपर था उसमें जो प्रश्न की प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो साधारण प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक ना, एकदम साधारण रहेंगे, कुछ नहीं करना होता है। इनको टर्म्स जो है, हाँ, इनको जो है टर्म्स आपको ध्यान रखना है और इन टर्म्स को लेकर के आपको सीधे सीधे उल्लेख कर देना है। इसे कहते हैं साधारण प्रश्न। साधारण उत्तर भी रहेगा इनका, कि साधारण से व्याख्या पूछी जाएगी, टिप्पणी पूछी जाएगी, है ना, अब अवलोकन करें शब्द में रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको एज इट इज मैटर को उठाना है और क्रमशः उसको लिख देना है। तो वो होता है क्या, साधारण प्रश्न, इसके साधारण उत्तर ही बनेंगे। ये चीज समझ में आ रही? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? एक बार दोनों चैनल पर जितने भी साथी हैं हमारे, वो जरा एक बार लाइक करें और एक बार कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही कि नहीं। पहुंच रही ना? और दूसरी चीज ये है कि जो दूसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं उनको हम असाधारण प्रश्न कहते हैं। अब असाधारण प्रश्न कैसे होते हैं?
असाधारण प्रश्न होते हैं जो कि साधारण से थोड़ा सा अलग टाइप के होते हैं, और जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सोच समझ के लिखेंगे, समझ रहे हैं, बहुत सोच समझ के लिखेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ अपना विवेक प्रयोग करना पड़ेगा। सेम पूरे के पूरे साधारण प्रश्न या साधारण उत्तर को या साधारण कंटेंट्स को नहीं दिखा देना हो, इसमें मैं भी टर्म्स निकालूंगा, अभी लाऊंगा आपके सामने, साधारण प्रश्न, असाधारण प्रश्न, लेकिन यहां पर क्या है, जोखिम प्रश्न। जोखिम प्रश्न कौन सा होता है? जोखिम प्रश्न जब भी आपसे कमीशन ये पूछेगा, अपने विचार करिए, अपने विचार दीजिए, सुझाव दीजिए, जो है रास्ता बताइए, है ना, ये गलतियां हैं, आप क्या मानते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, इस तरह के जब टर्म्स होंगे तो ध्यान रखना बहुत जोखिम भरे होते हैं, और इसमें बहुत सावधानी से अपने सुझाव, ऊल जलूल के सुझाव नहीं होते हैं। और अगर आपने एक भी सुझाव दिया और एग्जामिनर के माइंड से मैच नहीं कर पाया, तो मान लीजिए कि वहां पर आपका बेड़ा गर्क होना है, आपके नंबर कटने जरूर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये समझ में आ गया। चले हम देख लेते हैं कि साधारण प्रश्न जब आप लिखेंगे पढ़ करके, जब साधारण उत्तर लिखेंगे तो साधारण उत्तर में कौन कौन से टर्म्स आएंगे जिनको साधारण रूप से लिखेंगे, मैं आप एक क्वेश्चन भी आपको डिस्कस करूंगा। चलिए देखिए, अगर हम चाहते हैं कि साधारण प्रश्न में हम कैसे साधारण प्रश्नों को लिखेंगे, तो अगर क्वेश्चन में स्पष्ट करने को पूछा जाता है, जैसे असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश की भूमिका स्पष्ट करें, ठीक ना। हाँ, अब स्पष्ट करने का मतलब है कि आपको सीधे सीधे लिखा देना, कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई अपने सुझाव नहीं देना है, क्योंकि क्या है, सुझाव नहीं देना, ये निबंध नहीं है। निबंध में और इसमें एक ही अंतर, निबंध में सब कुछ लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर 150 शब्द ही लिखने हैं, और 150 शब्द में अगर अपना आपने विचार डाला ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मतलब इसमें मैटर ज्यादा हो जाएगा, या जो लिखना, ये जो क्वेश्चन मांग रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, प्रकृति को समझना है प्रश्न की, ठीक ना। उसके बाद में अगर पूछा जाएगा आपसे, फिर प्रकाश डालिए, सेम वही आंसर है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लिखना एक ही चीज होता है, स्पष्ट करना है, प्रकाश डालना है, उल्लेख करना है, उल्लेख करने में भी वही करना है आपको, ठीक ना। उसके बाद में फिर वर्णन करना है, बिल्कुल सेम वर्णन करने की स्थिति वही आएगी, स्पष्ट करना, प्रकाश डालना, ठीक ना, वर्णन करना, और साथ में आएगा व्याख्या कीजिए, सेम साधारण क्वेश्चन है, ठीक ना, साधारण उत्तर लिखना है, चर्चा कीजिए, वही चीजें, असहयोग आंदोलन कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, परिणाम क्या रहे, चारों चीजें आप 3 पैरा में लिखा दीजिए, एकदम आपका क्वेश्चन एकदम शानदार रहेगा। संदर्भित कीजिए, एकदम वही है, टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग असाधारण प्रश्न में। अब असाधारण प्रश्न कौन से बन जाते हैं, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से पूरा, सिस्टमेटिक ढंग से अगर पूरा करेंगे तो नहीं आएगा, अगर आपने पूरा किया तो बिल्कुल बहुत ज्यादा मैटर होता है ना। अब कितना लिखना, मैं भी आपको क्वेश्चन भी यहां लाऊंगा और क्वेश्चन का उत्तर भी यहां फॉर्मेट करके अभी दिखाऊंगा आपको। अब असाधारण प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो असाधारण में अब ध्यान रखिएगा, जब भी विश्लेषण करने की बात आ जाए तो विश्लेषण करने का मतलब है आपकी उसकी अच्छाई भी पता होनी चाहिए और उसका नुकसान भी पता होना चाहिए, उसके लाभ भी पता होने चाहिए, उसकी हानियां भी पता होनी चाहिए, उसके जो है दुष्परिणाम भी पता होने चाहिए, वो सकारात्मक पक्ष भी पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर आपने विश्लेषण करने की जब बात की तो ये असाधारण हो गया, मतलब आपको सतर्क हो जाना है, विश्लेषण करने के लिए मुझे वही चीज लिखनी है जो कि इसमें प्रासंगिक है, सारी चीजें नहीं लिखनी। क्लियर, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं। उसके बाद दूसरा टर्म्स आएगा, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए या समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यहां परीक्षण छूट गया है, इसको जरा देख लीजिएगा, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है ना। अब यहां समालोचनात्मक परीक्षण, यहां विश्लेषण कीजिए। अब इसमें कोई अंतर रहता है क्या, अगर कोई विद्वान व्यक्ति है हमारे सामने तो बता सकते हैं कि सर इसमें कुछ अंतर होता है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये इसका जो मतलब होता है ना, जो आशय होता है वो एक ही होता है ना, बहुत ज्यादा अंतर एकदम नहीं होता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, अब इसमें सब में पक्ष और विपक्ष दोनों दिखाना होता है और फिर लास्ट में दबे शब्दों में थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये समझिएगा। तो इसीलिए इनको कहते हैं असाधारण है। मूल्यांकन कीजिए, तुलना कीजिए, परीक्षण कीजिए, बस। अब इतनी चीजें आप यहां देखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में विश्लेषण करने को आ जाए, समालोचना करने को आ जाए, आलोचनात्मक विवेचना करने को आ जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन करने को आ जाए, मूल्यांकन कीजिए आ जाए, तुलना कीजिए आ जाए, परीक्षण कीजिए आ जाए, तो इन सारे में आप एक ही चीज लिखेंगे, इसका प्लस और माइनस दोनों पहलू दिखाएंगे और फिर ही क्वेश्चन को अंत करेंगे। क्लियर।
अब ये इसीलिए इनको हमने एक अलग श्रेणी में रखा है, असाधारण प्रश्न। ये ना तो कमीशन में मिलेगा, ना तो किसी बुक में मिलेगा, ना तो कहीं मिलेगा। ये मैंने एक सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है कि इस तरीके के टर्म्स को ऐसे समझ लेना है, फिर लिखने का प्रयास करना, क्योंकि जब आता है तो आपको यही नहीं समझ में आता क्या। अभी मैं इसको बताऊंगा कि प्लस माइनस कैसे करेंगे, इसके निगेटिव और जो है पॉजिटिव पक्ष कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे में क्या है, तीसरे के जोखिम प्रश्न कैसे बन जाते हैं। जोखिम प्रश्नों को जरा देख लीजिए, किसको हम जोखिम प्रश्न कहेंगे। अगर उसमें पूछ लिया कि अपना निर्णय दीजिए, अब मान लिया असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन जो है सफल रहा, या उसमें लिख दिया जाएगा असहयोग आंदोलन असफल रहा, 1857 की क्रांति जो है असफल रही, अपना निर्णय दीजिए, ठीक ना, अपने विचार व्यक्त करिए। तो बड़े खतरनाक क्वेश्चन हो जाते यार, जब आपको आएगा नहीं, पूरा अच्छे से पढ़े नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर जोखिम प्रश्न होते हैं, जैसे आरक्षण पे कोई क्वेश्चन आ गया, आरक्षण क्या पक्ष में है कि विपक्ष में, लो भैया खतरनाक, सबसे खतरनाक क्वेश्चन। कभी मत लिखिएगा सोच के कि अगर आप बहुत लिखते हैं तो बहुत बैलेंस बना करके लिखना है, नहीं तो मामला पता लगा आपने लिख दिया पक्ष में, ऊपर बैठा हुआ विपक्ष वाला, तब तो निपटा ही देगा, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि हमें देखो चाहिए सिलेक्शन, सीधी सी बात है। हम ना तो किसी धर्म के हैं, ना तो हम किसी जाति के हैं, ना तो हम आरक्षण के पक्षधर हैं, ना तो हम आरक्षण के विरोधी हैं। जो सरकार, जो संविधान कह रहा है उसके अनुसार जो चीजें व्यवस्थित हैं वो व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें हम कुछ भी, हमारा कोई मत नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी इस तरह का आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इसी तरीके की जो है थॉट को लेके चलना है कि सरकार इसमें क्या मंशा है, इसमें संविधान की क्या मंशा है, इसमें नियमावली क्या है, उस नियमावली पे आपको जाकर के अपने तर्क देने हैं। ये चीज समझ गए आप। उसके बाद इसी पॉइंट में और क्या आएगा, इसी पॉइंट में और आएगा कि अगर आपसे पूछा जाए अपने विचार प्रस्तुत करिए, तो भी सेम वही जो है आपको जोखिम प्रश्न में आएगा, सुझाव दीजिए, ठीक है ना, और विवेचना कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आपने इन सारे टर्म्स को आपने लिख लिया, और इस तरीके के अगर आपसे शब्द पूछे जाते हैं, शब्दावली रखी रहती है क्वेश्चन में, तो इस पे आपको बहुत शानदार तरीके से, बहुत सावधानी से आपको प्रश्न लिखना। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि ये जो प्रश्न साधारण प्रश्न है, इसमें क्या क्या चीजें डालनी है, आप इसको थोड़ा लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो ये बहुत जरूरी होगा, जो कहीं मिलेगा नहीं, ये आप लिख करके खुद समझिएगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये अनुभव से आता है, लेकिन अगर पहले आपने देख लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है, मैटर को जैसे का तैसा प्रस्तुत करना होता है। अगर साधारण प्रश्न की बात करते हैं तो साधारण प्रश्नों में मैटर को जैसे का तैसा रखना पड़ता है। हानि लाभ, कितना अच्छा बुरा, तुलना नहीं करनी होती है। यहाँ पर तुलना करने मत बैठ जाइए ना, एग्जामिनर कहेगा हम पूछा तो मांगा तो इससे हम समोसा था, या हमको रसगुल्ला क्यों खिला रहा है ना। हम जो पूछे वही बताइए, क्योंकि क्या है, आपके पास समय सीमित है और शब्द सीमा है सीमित। शब्द सीमा 150 है, और 150 में आपसे पूछा गया है वर्णन करिए, तो वर्णन ही कर पाएंगे, उसमें कुछ और लिख नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, और लिखना शुरू कर दिए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चा अभी कच्चा है, अभी बच्चे को पीछे भेजो, दोबारा पक करके आएगा। इंटरव्यू से भी वापस क्यों आते हैं बच्चे, मेंस में भी क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे, नंबर क्यों कम मिलता है, तो आपको पता है ना क्यों कम मिलता है। इसीलिए कम मिलता है क्योंकि बच्चा अभी कच्चा है। तो आप कच्चे नहीं हो, यह मान के चलिएगा, क्योंकि हम आपके साथ में सारी चीजें आपको अच्छा सिखाएंगे, और सीख करके आप जाइएगा। फेल कर दे एग्जामिनर तो बताइए। उसके बाद अपने विचार सुझाव नहीं देना होता है, ठीक है ना। तो चलो आपने समझ लिया। उसके बाद में यहां क्या होता है, मैटर को जैसे का तैसा प्रस्तुत करने के उपरांत अधिकतर क्वेश्चन थोड़ा सा, या तो ये 200 शब्दों में होगा या तो 250 शब्दों में होगा, कभी कभी छोटा भी होता है। तो ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये बड़ा ही होगा, तो मैटर प्रस्तुत करना है। लेकिन अगर छोटे वाले में आ जाए तो मैटर कम देना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, लाभ हानि, कितना अच्छा कितना बुरा, तुलनात्मक अध्ययन कर देना है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव फेवर कर देना है। उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट आएगा, तीसरा पॉइंट आएगा जोखिम। इसमें तीनों चीजें डालनी है, साधारण उल्लेख भी करना है, मतलब मैटर को जैसे के तैसे लिखना भी है, फिर पक्ष और विपक्ष में भी इसके एस्पेक्ट देने हैं, दो तीन पॉइंट दिखाने हैं, और साथ में अपना विचार भी देना है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, औद्योगिकरण तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। अब दोनों चीजें जरूरी हैं, देश का विकास भी चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना है। अब आप अपने विचार दीजिए, क्या करेंगे। अब इस समय सोचेंगे सर ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन आपने पूछ लिया, ये कैसे बताएंगे। तो यही बताना है जो सरकार चाहती है, जो सरकारी नियमावली चाहती है, जो सरकारी बैठकों में निर्णय होते हैं, वही आपको उन्हीं को लेकर के अपने विचार दे देना है। बस इतना ही करना, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनना, क्योंकि विद्वान आप बन भी नहीं सकते ना, क्योंकि विद्वान हमसे बहुत ज्यादा लोग हैं, उनको देख करके, उनको सीख करके बस 2 पॉइंट लिख देना है।
ठीक है ना। साधारण जानकारी प्रस्तुत करनी है, थोड़ा सा लाभ हानि और अच्छा बुरा भी दिखा देना है, और बताने के बाद अंत में अपना सुझाव जरूर दे देना है ना। अंत में 2 लाइन का 3 लाइन का अपना सुझाव दे देना है। तो ध्यान रखना है, आपको जो क्वेश्चन आपके पास में होंगे 150 शब्दों में ये भी पूरा हो जाएगा, 200 शब्दों वाला भी आप कर लेंगे। अगर आप आईएएस का पेपर मेंस देने जा रहे हैं तो यहां पर 250 शब्दों में भी आएगा तो भी पूरा कर लेंगे। अभी हम आईएएस का पेपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पीसीएस के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जब आईएएस की बारी आएगी तो हम आईएएस को भी देखेंगे। दुनिया की 630 जिले डबल हो गए ग्लोबल वार्मिंग के चलते, भारत को 130। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बहुत इस समय पर तेजी से बढ़ रहा है और वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये चीज आपने समझ ली ना कि क्वेश्चन की प्रकृति को, क्योंकि मैंने अभी आपको यहां पर दिखाया है ना, और इसको इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन यहां दिखाए जा रहे हैं सारे आपको यहीं पर मिलेंगे। भूमिका का उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब मुख्य सचिव किस तरह से काम करता है आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पर प्रकाश डालिए, क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है, परीक्षण करिए। लो, अच्छी पहल बतानी है कि सही है कि गलत है। अरे सरकार ने चलाया, पहली बात तो सही ही होगा ना। अगर सही नहीं भी होगा तो सही चलाया तो था, परिणाम उसके गलत हो गए, परिणाम उसके दूसरी तरह हो गए हैं, या जो परिणाम चाहिए था वो नहीं मिला, यही हो सकता है ना। लेकिन अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया तो इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही है, मानना है, ये ध्यान रखिएगा। सरकार की बहुत सी नीतियां आप उसके विरोध करेंगे, उसके अगेंस्ट में भी रहेंगे, लेकिन अगर सरकार ने कोई निर्णय लिया, क्योंकि आप सरकार के पार्ट, सरकार के अंग बनने जा रहे हैं, तो सरकार का आप जो है विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। विरोध करना भी है तो दबे शब्दों में करना है। जैसे इस समय पर कोई वर्तमान प्रधानमंत्री कुछ बोल के दिखाए, रोजगार से सब परेशान है, गरीबी से सब परेशान है, भूखमरी से सब परेशान है, लेकिन बोल के दिखाए। आम जनता को स्वतंत्रता है, लेकिन कोई सरकारी महकमे में कोई अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, कोई सरकारी नौकर है, वो नहीं बोल सकता। आचरण नियमावली का उल्लंघन हो जाएगा, ध्यान रखना, दूसरे दिन कार्रवाई हो जाएगी। ये आपको भी उसी में जाना है, वही चीज आपको भी सीखनी है, ठीक है। तो आप जब पहुंचेंगे तो आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में ये सारे क्वेश्चन सेम उसी फॉर्मेट दिए हुए, भूमिका का वर्णन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए। हर एक क्वेश्चन में देखिए वो शब्दावली जरूर आएगी जो हमने अभी आपको डिस्कस की, ठीक है ना। चलो अब इसके साथ हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन के बाद हम चाहेंगे कि देखो इसको लिखना कैसे है, और उसको आप जो है पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। चलो ये हमने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आपने रख लिया होगा। अब हम करते हैं मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और उनकी प्रकृति, ठीक है ना। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, छोटा छोटा हो जा भैया, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन यहां पर आपको हमने पहले ही बताया था कि ये मेंस यूपी पीसीएस के 5वें पेपर का पहला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उसके कार्यों की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, पूरे क्वेश्चन को आपको खूब अच्छी तरह से आपने प्री में पढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में नियुक्त होता है, राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से करता है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, सरकार का न्यायालय में पक्ष रखता है, सरकार का सलाहकार होता है। सारी चीजें आपको पता है और सारी चीजें पता ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्री तभी तो पास करेंगे। तो प्री पास करने के लिए आपने कंटेंट्स आपके पास पहले से। अब यहां पर पूछा क्या गया, महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके कार्य, दो चीजें यहां पहले पूछे गए। पहले इसको डिवाइड करना है, उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता की बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना है, नियुक्ति की इसकी प्रक्रिया बतानी है, एक सेगमेंट हो गया। और दूसरा इसके कार्यों की, मतलब अब आपको पहले कार्य बताने हैं और फिर आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ये आपका काम है, परीक्षण करना। आप इसके नियुक्ति बताएंगे कि ऐसी नियुक्ति होती है और इसके कार्य बताएंगे ये कार्य करता है। अब यार आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करेंगे, इसमें कौन सी गलती ढूंढेंगे आप, नहीं इसके नियुक्ति में विद्वेष है और ये गड़बड़ है। जरा एक बार हम चाहेंगे कि कोई अगर कमेंट करना चाहे तो कमेंट करके बता दे हमको कि कैसे आप आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन यही आया हुआ है पिछली बार, इसी बार आया हुआ है। और देखिएगा अभी शानदार 2 मिनट लगेंगे आपको इसको समझने और लिखने में, लेकिन मैं बताऊंगा तब आप लिखेंगे तो क्या फायदा। पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने विचार दे सकते हैं
कि इसमें आलोचनात्मक परीक्षण क्या करेंगे। कार्य आपको पता है, इसके जो है अपॉइंटमेंट की अथॉरिटी पता है आपको, ठीक ना। कार्य को मैं बता दे रहा हूं, कार्य क्या करता है, जो एडवोकेट जनरल होता है, महाधिवक्ता होता है, काम क्या करता है, ये किसी भी राज्य सरकार में अपॉइंट किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, और ये सरकार का न्यायालय में अपना पक्ष रखता है, मतलब अपना नहीं, सरकार का पक्ष रखता है। मान लीजिए किसी, अभी जैसे टीटी का मैटर हो गया, अभी जो है और कई मैटर ढेर सारे आते हैं, तो सरकार की तरफ से काउंसिल होता है, ठीक ना। इसके अंडर में बहुत सारे और वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं, वो भी रखते हैं, क्योंकि हर एक कोर्ट में पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो ये हेड होता है। और जब भी बड़े मुद्दे होते हैं उस तरह के, तो ये उपस्थित होते हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं, ठीक ना, सरकार की सलाह को वहां पर उपस्थित करते हैं, आप समझिएगा। और नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगर एक मतलब एक हम आपको आइडिया दे रहे हैं, इन केस केंद्र सरकार, केंद्र में जो सरकार है वहां किसी और की सरकार है ना, मतलब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री या जो है संसद द्वारा किया जाता है। अब यहां पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है कौन, राज्यपाल। केंद्र में जो सरकार है वो है बीजेपी की, मान लीजिए इन केस में, देखो यहां पर अगर ये शब्द लिख रहा हूं तो इसका कोई अन्यथा मत लें, ठीक है ना, बीजेपी की। अब अगर यहां पर बीजेपी है और किसी भी राज्य में सरकार है कांग्रेस की, अब समझिएगा कि राष्ट्रपति केंद्र के उसमें रहता है, और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को वहां से अपॉइंट करता है, मतलब कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब कि इसके हितधारी होता है। लेकिन राज्य में सरकार किसी और की, केंद्र में सरकार किसी और की, तो क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और राज्यपाल नियुक्ति किसकी करता है, मतलब राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति ये करता है। अब तक आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस का जब पक्ष रखना होगा कोर्ट में, तो ऐसा अगर आदमी आ जाएगा तो ये हरा भी सकता है सरकार को, सरकार की छिछियावन हो सकती है, सरकार की लेथन हो सकती है। तो ये एक पॉइंट बन के आएगा आपको, इसमें आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब समझिए कि ये मैंने एक हिंट बताया, और मैं आपको अब लिखित में बता रहा हूं, लिखित में आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस तरह से आप इसको लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को दिखाकर अपनी राय देंगे। अब सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पता भी तो होने चाहिए, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। चलो, जैसे मैंने कहा, देखिए पहला क्या है, हमें आपको दिखाना है महाधिवक्ता की नियुक्ति की प्रक्रिया। बहुत शॉर्ट में लिखना है और बहुत कम शब्दों में आपको इसका उल्लेख करना। कैसे, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य हो, या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में रहा हो। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। किसकी सलाह से, मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री के सारे मैटर ही तो रखा जाएगा वहां। और मान लीजिए कोई अल्टर दिमाग का जो है प्रस्ताव रख दिया गया और राज्यपाल ने उसको नियुक्त कर दिया गया, जाएगा मुख्यमंत्री साहब से पूछेगा कि ये वाला कानून कैसे आपने ला दिया, वो सरकार में पूछा रहा है, नहीं ऐसे लाया गया, तो वो सीधे सीधे नहीं रखेगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, नहीं ऐसे तो मैं वहां जाकर के मैं नहीं रखूंगा, तब क्या होगा, विभेद हो जाएगा कि नहीं। तो यहां पर मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है, 165 अनुच्छेद के तहत करता है। किसको करता है, जो कि अनुभवी हो, कम से कम उच्च न्यायालय में 10 साल अधिवक्ता रहा हो, मतलब सीनियर एडवोकेट हो, 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की योग्यता रखता हो। एक चीज हो गई। चलो, ये तो साधारण चीज हो गई जो आपने कहा, साधारण बता देंगे। उसके बाद दूसरा इसमें क्या दिखाएंगे, कार्य दिखाएंगे। चलो थोड़ा सा कार्य भी दिखा देते हैं। महाधिवक्ता के कार्यों में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। वह मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी मामलों पर सरकार की सलाह देना इसका प्रमुख कार्य है। मतलब कि किसी भी मुद्दे पर सरकार को सलाह देता है। जैसे मान लो कल के हमारे साथ कोई गड़बड़ी हो गई, तो हमारा एक एडवोकेट है, वो आएगा, हम उसको बुलाएंगे, भाई आओ इधर जरा, ये ऐसे ऐसे हो गया है और इसको क्या करेंगे, तो आकर के हमको सलाह देगा। मुख्यमंत्री के पास में वही एक सलाहकार होता है, सबसे सुप्रीम न्यायिक अधिकारी, जो आकर के सरकार को सलाह देगा कि सर इस तरह से करेंगे तो ये मैटर आएगा, इस तरह से करेंगे तो ये आएगा, ऐसे करेंगे तो निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, सरकार की ओर से अदालत में पेश होना, मतलब कि न्यायालय में पेश होने का काम यही करेगा महाधिवक्ता। राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधिक स्वरूप में अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा। अब इसमें आप ये नहीं लिखा है वेतन किसके आधार पर दिया जाएगा,
जो है किसके प्रसाद पर्यंत काम करेगा, जितनी जरूरत हो उतने दिखाइए, क्योंकि आपके पास लिखना कितने शब्दों में, 150 शब्दों। यही एक कला है, मुख्य के परीक्षा में जो लिखने की कला है वो यही है। क्योंकि कुछ लोग बहुत आ जाते हैं, बस ठीक है पढ़ो बेटा, ठीक है, चला रहे हैं मेंस की क्लास, चला रहे हैं उत्तर लेखन, लेकिन उत्तर लेखन में जो जरूरी है वो दिखाई नहीं रहे, वो बता ही नहीं रहे। बताएंगे कैसे, कैसे बताएंगे? उनको अच्छे से लिखा होगा, प्रैक्टिस की होगी, मेहनत की होगी, तभी तो कर पाएंगे। अंशु पांडे को भाई हमारी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से और सारे स्टूडेंट की तरफ से हैप्पी बर्थडे, है ना। लेकिन हम बर्थडे में आ तो नहीं पाएंगे, है ना, नहीं तो पढ़ाएगा कौन। तो यहाँ पर आपने दो चीजें आपने लिख दी। क्या लिख दिया आपने? एक चीज तो लिख दी महाधिवक्ता की नियुक्ति, और दूसरी लिख दी उसके कार्य। आपने कहा पूरा हो गया क्या? अभी अधूरा है। अब लिखेंगे आलोचनात्मक परीक्षण। चलो जरा देख लेते हैं आलोचनात्मक परीक्षण में क्या लिखा जाएगा और क्या लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही लिख दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। आदर्श उत्तर लिखने का हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आपकी किस्मत पर। मैं 100% की गारंटी नहीं दे रहा हूं कि यही लिखेंगे तो नंबर मिलेगा। हो सकता है इससे और इतर लिख देंगे और अच्छा लिखेंगे तो नंबर उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अगर आपसे आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे तो इसके लिए तीसरा पैरा तैयार हो जाएगा। अब तीसरे पैरा में आपको हमने बताया कि अब आंसर आपका पूरा होगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की अहम भूमिका, राजनीतिक हस्तक्षेप से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर हम अहम भूमिका हम मुख्यमंत्री की मानते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो राज्यपाल जिस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहता है उसमें मुख्यमंत्री की असहमति भी तो हो सकती है, और या मुख्यमंत्री जिसको चाहता है कि ये हमारा जो है सलाहकार बने, महाधिवक्ता बने, तो क्या राज्यपाल सहमत हो सकता है क्या? लेकिन यही एक विरोधाभास है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री मतलब कैबिनेट से कोई प्रस्ताव गया तो प्रस्ताव को राज्यपाल सहमत करेंगे, ठीक है ना, किया जा सकता है। संभवतः स्वतंत्रता और निष्पक्षता से समझौता करती है, मतलब अपने अगर राज्यपाल कहें तो अपने स्वतंत्रता से और निष्पक्षता से समझौता करता है, और इसी तरह से मुख्यमंत्री ही तो कहेगा अपने व्यक्ति को कि इसको अपॉइंट करो तो राज्यपाल वही कर देगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि राज्यपाल इसमें पूरी तरह से अपने स्वच्छंदता से अपने विवेक से काम कर पाएगा? यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कर पाएगा कि नहीं इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, अभी ये पॉलिटी वाले आपको बताएंगे कि जाएगा कि नहीं, लेकिन यहां पर आपको इस क्वेश्चन को लेना है। क्योंकि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, राज्यपाल उसे कभी भी समय पद से हटा सकता है, इसलिए मतभेद की स्थिति में वह राज्यपाल राज्य सरकार को निष्पक्ष विधिक सलाह देने में संशयशील हो सकता है। केंद्र सरकार किसी और की, राष्ट्रपति ने राज्यपाल को कुछ ना कुछ सलाह दी और राज्यपाल ने कहा कि सरकार की ये स्थिति है, और सरकार जो है प्रसाद पर्यंत काम करता है राज्यपाल के, और राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आपको सलाह देनी है। उसने कहा मुख्यमंत्री भी तो बुलाए हैं, हमको जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे बोलना है, राज्यपाल ने कहा ऐसे बोलना, हो गया विरोधाभास। ये स्थिति आपको पढ़ने के बाद आएगी, समझने पे आएगी, और उसके बाद लिखेंगे इसलिए मतभेद की स्थिति में वह राज्य सरकार को निष्पक्ष विधिक सलाह देने में संशयशील हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि न्यायिक प्रणाली के लिए महाधिवक्ता की निष्पक्ष भूमिका आवश्यक है। खत्म हो गया, कहानी खत्म। इतना अगर आप लिख देंगे तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको इसकी नियुक्ति पता होनी चाहिए। क्वेश्चन एक बनेगा प्री में, लेकिन मेंस में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और सारी प्रमुख जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐप पर राज क्लास एप्लीकेशन पर चल रही है क्या क्लास? नहीं, एप्लीकेशन पर नहीं है, ये यहीं पर क्लास है। तो आप बताओ ये मेरे क्वेश्चन को आपने बताने के तरीके को आपने समझ लिया कि नहीं? क्वेश्चन को पहले तोड़ना है, मेंस का शब्द है, मेंस का क्वेश्चन है, 8 नंबर मिलना है, प्रॉपर एसडीएम बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर 8 नंबर के लिए आपको 3 सेगमेंट में करना है, तो 2 नंबर यहां, 2 नंबर यहां, 4 नंबर हो गया, 4 नंबर इस नीचे वाले का मिले, और इस तरह से नंबर का डिवाइड होता है। एक दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का विश्लेषण कीजिए, और इस क्वेश्चन का जो है शब्द सीमा है 200 और इसमें मिलेंगे आपको 12 अंक। करना क्या है? विश्लेषण करना है। अब ये भी विश्लेषण वाली बात आ गई है, भी खतरनाक टाइप का आ गया क्वेश्चन। अच्छा एक बार मेरे को जरा कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जो आज कोशिश कर रहा हूं बताने का, क्योंकि ये एक श्रृंखला आपके लिए चलने वाली है मेंस की। अभी हमारे साथ धुरंधर ऑल इंडिया टीचर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और बहुत जल्द आप उनको देखेंगे यूट्यूब पर, वो सामने देखेंगे। अभी उनको कहीं और हैं, बहुत जल्द आपके सामने वो आ जाएंगे। एक बार जरा क्लियर करो कि जीएस का ये जो सेगमेंट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ये समझ में आ रहा है अच्छे से?
अच्छे से समझ में आ रहा है? रहमान शेख भैया कह रहे हैं अच्छे से आ रहा है, धीरज पाल भैया कह रहे हैं आ रहा है, यूके यूपीपीएससी भैया कह रहे हैं। चलो, अमित कुमार वर्मा, इस्माइली, आरती, आसिफ, सारे लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात 100% सही है, आप समझिएगा, इसका मूल्यांकन करिएगा, विश्लेषण करिएगा, फिर बताइएगा सही क्या है, उस पर आप चले जाइएगा, 100% नंबर मिलेगा। लेकिन अंधभक्ति मत करिएगा, हमारी ना किसी और की, रिजल्ट खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना? क्योंकि हमने जैसे आप लोग देखते हैं ना, बहुत से चैनल, बहुत से टीचर को हम भी देखते हैं, खूब देखते हैं, और हमको हंसी आती है कि यार चला तो ये भी रहे, ये भी रहे, लेकिन मतलब क्या है सर? ये यूपी स्पेशल के लिए है, ये यूपी स्पेशल के लिए नहीं है, ये मेंस की क्लास है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, ये मेंस की क्लास है। मेंस के आंसर राइटिंग को किस तरह से आप अंजाम देंगे वो। अब चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं। अब किसान नेता बाबा रामचंद्र को तो आप जानते ही होंगे। अच्छा, बाबा रामचंद्र ने आंदोलन उत्तर प्रदेश में किया है ना? वो आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? जरा प्री का क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाता है? जरा विद्वान भाई लोग बताएं। जो रामचंद्र, बाबा रामचंद्र ने किसान आंदोलन चलाया है, उस आंदोलन का नाम बताना है। नाम बताना, जरा बताओ, क्योंकि अब मेंस का क्वेश्चन आ गया है। नीलू यादव, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया तो भैया बाबा रामचंद्र को कैसे जानते हो आप? किस आंदोलन में सम्मिलित थे ये? कौन सा आंदोलन चलाए हैं? किसानों के लिए चलाए हैं कि मजदूरों के लिए चलाए हैं कि आदिवासियों के लिए चलाए हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ चलाए हैं? ये क्वेश्चन पहली बार सुन रहे हैं? नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हैं आप, सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले से क्वेश्चन चला रहा है, बहुत प्री में बहुत इजीली क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ये किसान आंदोलन 1920 की बात है, ध्यान रखना। जब जो है मदारी पासी आंदोलन कर रहे थे, लखनऊ वाला ये क्षेत्र और हरदोई वाला पूरा क्षेत्र, उसी समय बाबा रामचंद्र भी जो है अपने समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एका आंदोलन मदारी पासी का था, ठीक है ना? उसके जस्ट पहले इन्होंने भी किसान आंदोलन चलाया था और उसी की बात कर रहे हैं। देखिए, मेंस का क्वेश्चन कहां से आ जाए किसी को नहीं पता है, लेकिन क्या है, आपको पता जरूर होना चाहिए कि इसमें लिखना क्या है। अब चलिए बात करते हैं कि इसमें क्या करना है। किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों को पहले गिनाना है और फिर विश्लेषण करना है, विश्लेषण करना है, ध्यान रखना है, इसमें तुलना नहीं करनी है। अब चलो, बाबा रामचंद्र किसान नेता थे। इन्होंने 1920 से 30 के दशक में जमींदारों के उत्पीड़न से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के किसानों को संगठित किया था। वह एक सन्यासी थे जो पहले एक ठेका मजदूर के रूप में फीजी गए थे, ठीक है ना? अवध किसान आंदोलन, वेरी गुड। तो यहां पर आपने लिख दिया कि हाँ ये, अब इसमें कहीं भी अगर आपने अवध किसान आंदोलन डाल दिया होता तो और अच्छा रहता, लेकिन अगर फैक्ट बहुत ज्यादा देते हैं तो आपका जो मौलिकता है वो थोड़ी सी कम होगी, लेकिन डाल सकते हैं अवध किसान आंदोलन, बिल्कुल। किसान नेता के रूप में योगदान, बाबा रामचंद्र ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेताओं के साथ मिलकर के 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया। देखो यहाँ पर अवध किसान सभा यहाँ है और अवध किसान आंदोलन चलाया था, लेकिन हमने ऊपर वाले में नहीं दिखाया। ऊपर वाले में एक मोटी चीज दी थी और फिर उसके बाद में इनके कार्य दे दिए। धार्मिक प्रणेता अहिंसक तरीकों से वकालत और सम्मान और अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों में चेतना लाई। ऊंचे लगान व्यवस्था के खिलाफ भूमि सुधार तथा सामाजिक न्याय का आह्वान करके किसानों को जगाया। रामचंद्र के करों का भुगतान करने से इनकार करने और भूमि सुधार और सामाजिक न्याय की मांग के लिए अहिंसक किसान विरोध और बहिष्कार का नेतृत्व किया। मतलब कि जो बाबा रामचंद्र थे उनकी उपलब्धियां क्या थी? किसानों के ऊपर जो लगान था उसको कम कराने के लिए लड़ाई लड़ी, किसानों में जागरूकता फैलाई, ठीक ना, सामाजिक और भूमि सुधार पे जो है इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इस तरह से 4-5 काम आपने दिखा दिया। भाई अगर कोई किसान नेता होगा तो कुछ ना कुछ तो किसानी के बारे में सोचेगा ना। और लगान ज्यादा थी तो लगान के लिए भी इन्होंने कम करने की बात करी, ठीक ना। धार्मिक नेता अहिंसक तरीके से वकालत की जिस तरह से गांधी जी अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे वैसे ही इन्होंने किया। तो इस तरह से आपने इनका पूरा कर दिया। अब विश्लेषण कर दीजिए आंदोलन का असर क्या था। अब देखिए असर भी दिखाना है। किराए में कमी भी हो गई, कुछ अधिक दमनकारी करों और उपकरों का उन्मूलन भी हो गया, किसानों की काम करने की स्थिति भी सुधर गई, किसानों के अधिकारों और उनके लिए लड़ने की उन्नति क्षमता के बारे में भी अधिक जागरूकता करना। मतलब कि इन्होंने जो यहाँ पर उद्देश्य लेके आए थे बाबा रामचंद्र ने, ये जो काम किया उनका ये परिणाम हो गया,
ठीक है ना, मोटा मोटा आपने परिणाम दे दिखा दिया। अब यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा अपना विचार दे सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण में क्या रहा कि वास्तव में क्या हुआ आगे लिख देंगे। बाबा रामचंद्र के आंदोलन ने किसानों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एकीकृत किया, अन्य किसान आंदोलनों के प्रेरित किया और किसानों को अपनी ताकत दिखाई, जिससे स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त हुआ, किसान लामबंद हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में एकीकरण के अग्रणी बाबा रामचंद्र ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और पूरे भारत में दूसरों के प्रेरणा स्रोत बने। ठीक ना, आपने क्या कर दिया, आपने एक तो यहां पर बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों को गिनाया, योगदान क्या किया, उस योगदान से असर क्या हुआ, और फिर लास्ट में दिखा दिया जो सामूहिक रूप से एक परिणाम था वो क्या था, और नीचे आपने उसको भी दिखा दिया। इस तरीके से आपको 200 शब्दों का जो पेपर क्वेश्चन है वो आपने कंप्लीट कर लिया। तो यहां पर सबसे पहले आपको सेगमेंट देखना है कि क्वेश्चन को बांटना कैसे है, ठीक है ना, और इन बांटने के आधार पर अपना माइंड मेकअप करना है कि अब हमको लिखना कैसे है। ये आरओ में नहीं है, ये प्रॉपर पीसीएस के लिए है, या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस या आईएएस के लिए। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो आपको वहां पर लिखने होंगे, क्योंकि जीएस के हैं ये, ठीक है ना। और जो है हाँ, एक चीज आपसे डिस्कस करना था। देखो ये तो मैंने आपको कोशिश करी है समझाने की, और एक मैं चाहूंगा कि एक आपको क्वेश्चन दे दूं, और क्वेश्चन के आधार पर अगर आप लोग चाहते हैं तो जरा एक चीज लिखिएगा, गृह कार्य आप ले लीजिए, है ना। ये वाला क्वेश्चन जरा लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने में राज्य चुनाव आयोग के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने में राज्य चुनाव आयोग के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? अब आपको चुनौतियां जरा बता देनी है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगर आप हमें लिख करके भेज सकते हैं तो हमें लिख करके भेजिएगा, हम इसको चेक करेंगे, है ना। और ऐसी एक श्रृंखला हम चलाने वाले हैं, हम चाहेंगे कि इसमें आप हमें अपने सुझाव भी दें। क्या ये श्रृंखला अगर चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा, कि टॉपिक पहले देंगे कि इस टॉपिक से कल क्वेश्चन मेंस के आंसर लिखाए जाएंगे, आप लोग तैयार करके आइएगा, हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देंगे, फ्रेमिंग बताएंगे और फिर आप लिख करके देंगे। तो ये सुबह एक क्लास आपको पीसीएस, आईएएस और बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस मेंस के लिए रहेगी। अगर आप इससे सहमत हो तो अपने कमेंट भी करके हमें बता दीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगली उसमें। तो पहली बात तो एक ये कि टाइमिंग का जो एक इशू आ रहा है सीसेट की क्लास का, टाइमिंग कुछ चेंज कर दिया जाए। 3 घंटे की क्लास तो ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मात्र 4-5 बच्चे लाइव हो रहे हैं, और अगर अभी ज़रूरत आप नहीं समझ रहे हो, नहीं जुड़ना चाह रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, तो भाई हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हमें तो चलाना ही है। कि पीसीएस की बहुत से साथी हमारे साथ में हैं, सीसेट में बड़ी समस्याएं होती हैं, आईएएस में भी हमारे साथ बहुत से बच्चे जुड़े हों, क्योंकि हमारी ऑफलाइन भी क्लासें हैं और हमारे ऑफलाइन भी बच्चे बहुत से हैं, उनको भी हमें देना है, उनको भी सिखाना है। सर ये क्लास आपकी पर ही होगी या ऐप पर? ये क्लास हमारी यूट्यूब पर रहेगी, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों का जरा एक बार कमेंट करके बता दीजिए टाइमिंग का भी, ठीक है, कि क्या रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग हम अभी सीसेट की क्लास को भी रोक रहे हैं, और उसी के आधार पर हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ऑफलाइन चलना पड़ता है 9 बजे, अच्छा बाहर निकलना, ऑफिस निकलना पड़ता ना। सॉरी, चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, ऑफिस निकलना पड़ता है सर, 1 आवर्स कर दीजिए। अच्छा ठीक है, इसमें हम विचार करते हैं, फिर सीसेट की क्लास देखते हैं कि कितने बजे उसको सेट करते हैं, ठीक ना। जो क्लासें हम बोलेंगे फ्री रहेगी तो फ्री रहेगी, और जो कहेंगे पेड रहेगी वो पेड रहेगी, और जो कहेंगे मार मार के कराएंगे उसको मार मार के ही कराएंगे, ठीक ना। दरअसल एप्लीकेशन में आ जाते हो तो हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है, और आपको मजबूरी बन जाती है कि लिखना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे तो आप पता है आपको, हम कराते चले जाएंगे, आप सुनते चले जाएंगे, मजा नहीं आता है उसमें। लेकिन फिर भी ये क्लास आपको जो है आप अभी फ्री ही देंगे आप, ठीक है ना, कि आप तुलना कर सके। और जो प्लेटफॉर्म पे मेंस के आंसर राइटिंग अभ्यास, राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, उसमें और हमारे में अंतर क्या है, और कितनी मेहनत से हम कराते हैं, कितनी मेहनत से अगले कराते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में जो है आंसर राइटिंग के साथ, और शाम मीटिंग हमारी क्लासें हिंदी और यूपी स्पेशल की चल रही है, और भी ढेर सारी क्लासें चल रही हैं, लेते रहिए, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। और अब की बार आर्या पार नहीं, पार ही पार, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। क्लास में तब तक के लिए नमस्कार।